हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ललन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आज पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी जो चीज़ें रहेगी आपको एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूं किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर संरचना की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका संरचना लगभग इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आप खुद बना के देखोगे तो सारी चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती है। अगर अब मैं यहाँ पे फोटो बता देता तो वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फोटो के पहले मैं क्या करूंगा, पहले ओवरव्यू बना दूं। तो इस तरीके से रचना होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की रचना रहेगी। इसमें ये जो रहेगा ये बाहरी झिल्ली रहेगी। इसके बाद में यहां पर इस तरीके से आंतरिक झिल्लियां होती है या आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहला पॉइंट ये याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहेगा, दो झिल्ली होती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो अंदर वाली झिल्ली होती है आंतरिक झिल्ली, ये जो क्या रहेगा, आंतरिक झिल्ली जो रहेगी, ये जो रहेगी ये वलय का निर्माण करेगी। ठीक है, वलय का निर्माण करेगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार का वलय दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दो झिल्ली। इसमें आंतरिक झिल्ली वलय का निर्माण करेगी। ये जो वलय है इसको नाम देते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, दो झिल्ली आंतरिक झिल्ली वलय का निर्माण करेगी और वलय का नाम है क्रिस्टी। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी के अंदर क्या रहेगा, छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। इन्हें जो छोटे छोटे कण हैं इनका भी नाम होता है, इनका नाम होता है F1 कण। इनका जो नाम रहेगा वो रहेगा F1 कण रहेगा। ठीक है, F1 कण, F1 कण का पूरा जो नाम रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल मोरल पार्टिकल। ठीक है, तो हम बोलेंगे F1 कण का पूरा नाम क्या रहेगा, फंडामेंटल मोरल पार्टिकल। F1 कण के अंदर अगर ये जो कण है, अगर मैंने इसको जूम किया इस तरीके से तो इसके अंदर क्या रहेगा, ये इसको मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। और ये क्या रहेगा, इसके अंदर एक एंजाइम रहेगा। इसके अंदर एक रहेगा एंजाइम, और ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या रहेगा, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका ऑक्सीसोम एंजाइम। ऑक्सीसो एंजाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने रचना पढ़ लिया। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली रहेगी। आंतरिक जो झिल्ली रहेगी वो क्या करेगी, वलय का निर्माण करेगी। ठीक है, इस वलय को नाम दिया हम लोगों ने क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में जो कण होंगे उनका नाम है F1 कण। F1 कण का पूरा नाम रहेगा फंडामेंटल मोरल पार्टिकल। F1 कण के अंदर जो एंजाइम रहेगा उसका नाम रहेगा ऑक्सीसोम एंजाइम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर जानने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या रहेगा। तो आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये इसके अंदर, अगर इसके अंदर के पहले मैं पूछूं अगर आपसे, इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है, तो सबको पता होगा कोशिका का ऊर्जाग्रह। कोशिका का ऊर्जाग्रह, इंग्लिश में अगर बोलें तो ये रहेगा पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्यों बोला जाता है ये हम पढ़ लें। तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है श्वसन, इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है श्वसन या रेस्पिरेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, श्वसन का डेफिनेशन होता है, श्वसन का डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ठीक है,
तो श्वसन का डेफिनेशन होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। तो हम पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है श्वसन होता है, मतलब जो आपका भोज्य पदार्थ रहेगा। अब यहां पर रिलेट करना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ मनुष्य स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए मनुष्य जो रहेगा वह स्वपोषी होता है या फिर परपोषी या विषमपोषी होता है, परपोषी या फिर इसको बोलते हैं विषमपोषी होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हम परपोषी या विषमपोषी होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम हमारे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो भोजन होता है वह हम अनाज, दाल या किसी चीजों पर हम निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हमारा भोजन हम खुद नहीं बनाते। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ अगर हमको भूख लगी तो हमारे हाथ काट के खा लिया। ठीक है, तो हम स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या रहेंगे, हम रहेंगे परपोषी या विषमपोषी। हमको भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। तो हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाग्रह क्यों कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और श्वसन का मतलब होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। अब इसके बाद में ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है, तो हम बोलेंगे कि हम भोजन के तौर पर लेते हैं ग्लूकोज। भोजन के रूप में हम लोगों ने क्या लिया, ग्लूकोज लिया। इन एग्जाम्पल ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ये सबको पता होगा आपको। ये जो करेगा ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, हम सांस के द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज रहेगा हमने जो खाया हुआ है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएगा। तो ऑक्सीजन के साथ में किसी पदार्थ की क्रिया या किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन का जो जुड़ना रहेगा वो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण या फिर बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई, तो यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो हम बोलेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ। अब क्या बनेगा, अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो यहां पर हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे। अगला पानी मतलब H2O मूत्र के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से बाहर निकालेंगे, पानी हो गया। साथ में 673 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, 673 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेगी, या फिर बोला जाए 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। कितना मिलेगा, 38 एटीपी ऊर्जा। तो हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकलेगा, तो साथ में क्या निकला, तो साथ में एनर्जी निकली, ऊर्जा निकली। अब ऊर्जा निकलेगी तो यहां पर इसका नाम क्या दे दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जागृह। तो ऊर्जा कहां बनती है, तो हम बोलेंगे ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। और थोड़ा सा डिटेल पढ़ ले, यहां पे 38 एटीपी है तो यहां पर 36 एटीपी अलग मिलती है और 2 एटीपी अलग मिलती है। ठीक है, 36 एटीपी जो रहेगा वो मिलेगा आपको क्रेब्स चक्र के माध्यम से, क्रेब्स साइकिल के माध्यम से, और जो 2 एटीपी रहेगा वो मिलेगा आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया। इसके बाद अगर बात किया जाए कि जो 38 एटीपी है इसमें एटीपी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, है ना, थोड़ा सा अगला पेज ले लूं मैं। तो 38 एटीपी में एटीपी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, तो एटीपी का फुल फॉर्म जो रहता है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ये हो गया। अब यहां पर अगर बात किया जाए कि ये जो प्रोसेस है C6H12O6 प्लस O2 क्रिया किया तो क्या बना, CO2 बना, H2O बना, एनर्जी बना। ये प्रोसेस हमारे अंदर होती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो ये जो प्रोसेस रहेगी वो कहलाएगी आपका अपचय। अपचय को इंग्लिश में बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, कैटाबॉलिज्म। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की बात करें मेटाबॉलिज्म,
ये दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। और जो हमारे अंदर होता है, मतलब जटिल अणु सरल अणु बनेंगे, जटिल अणु से सरल अणु का बनना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म कहलाएगा, जिसे बोलते हैं हम अपचय, जो हमारे अंदर होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पेड़ पौधों में क्या होता है, तो हम बोलेंगे पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेंगे, पानी लेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, वो स्वभाव होते हैं, तो आखिरी में क्या बनेगा, C6H12O6, मतलब अपना खाना उन्होंने स्वयं बनाया। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, यहां पर क्या होगा, सरल अणु, ये जो सरल अणु है ये बन के क्या बनेंगे, जटिल अणु बनेगा। तो जटिल अणु का बनना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनाबॉलिज्म, हिंदी में बोलेंगे इसको उपचय। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े, थ्योरी पे जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी। ठीक है, तो हमको याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी सर्वप्रथम कालीकर ने। कालीकर ने क्या किया, खोज किया। ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम इसका वर्णन कर इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। चलो, खोज करी कालीकर ने, ऑल्टमैन ने क्या किया, बायोप्लास्ट नाम दिया, बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि यहां पर बहुत सारे रिश्तेदार आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर 3 नाम याद करने पड़ेंगे आपको। अब उसको कैसे याद करना है वो देख लो। यहां पे पहला जो नाम है, मैंने बोला ऑल्टमैन, याद करना है आपको। ठीक है, अगला जो नाम है वो याद करना आपको, बेंडा याद करना है, और अगला जो नाम है ये याद करना है, कॉलिकर याद करना है आपको। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम याद करना है, और वो भी किस में याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को रिलेट करके। ठीक है, अब कैसे रिलेट करना है, अब मैंने बोला ऑल्टमैन में क्या आएगा, ऑल्टमैन में आएगा बायोप्लास्ट। ठीक है, ऑल्टमैन ने क्या किया, बायोप्लास्ट नाम दिया, बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और कॉलिकर ने क्या किया, खोज किया। अब तीनों वैज्ञानिकों के नाम कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने बोला ये काली है, मैंने उसके साथ में जोड़ दिया काली भैया, ये थोड़ा सा और मतलब हमारा फ्रेंडली लगता है। ठीक है, तो मैंने बोला काली भैया ने क्या किया, तो काली भैया ने खोज करा, काली भैया ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो काली भैया ने क्या किया, काली भैया ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करा। इसके बाद में ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया। तो यहां पर पहला वर्ड है आ, यहां पे पहला वर्ड है बा, तो आ और बा को रिलेट कर लेंगे हम। आ ऑल्टमैन, बा से बायोप्लास्ट, तो यहां पर बायोप्लास्ट नाम दिया। आपको ये नाम तो याद रहेगा कि ऑल्टमैन था, बेंडा था, कॉलिपर था, किसने खोज करी, किसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, किसने बायोप्लास्ट नाम दिया, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काली भैया ने खोज करी, आ को रिलेट किया, बा से बायोप्लास्ट नाम दिया, और बेंडा ने क्या किया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। 2 को रिलेट कर लिया, एक अपने आप याद हो जाएगा। काली भैया ने खोज करी, ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, और अगला वाला जो रहेगा बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब वापस रिलेट करो, काली भैया ने खोज करा, ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पीला रंग जो रहेगा राइबोफ्लेविन के कारण होता है, टिक कर लेना, राइबोफ्लेविन। ऑल्टमैन ने क्या किया, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का पीला जो रंग रहेगा वो कारण क्या रहेगा, राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन क्या होता है, ये होता है विटामिन B2। क्या रहेगा, विटामिन B2। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में बिखरी होती है। हम लोगों ने पहले देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा, पूरे कोशिका के अंदर रहेगी। ये अगर ये कोशिका अगर मैंने माना तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, इधर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, तो ये कोशिका द्रव में क्या रहेगी, बिखरी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल है, जहां कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, या फिर बोलेंगे कोशिकीय श्वसन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला पॉइंट, ये ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है।
इसमें 36 एटीपी क्रेब्स चक्र के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होती है, और जो 2 एटीपी जो रहेगा वो किससे रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस से। आगे बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का दर्जा प्राप्त होता है। अब यहां पर एक पॉइंट, 2 पॉइंट आपको रिलेट करना है, वो देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को वरदान प्राप्त है, 2 वरदान प्राप्त है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। 2 वरदान कौन कौन से वो याद कर लो। एक वरदान ये मिल गया उसको, उसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो डीएनए हम पढ़ेंगे तो डीएनए केवल केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को वरदान प्राप्त है कि इसमें खुद का क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा था पहले राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो रहेगा हमारे अंदर 80S वाला रहेगा, लेकिन इसको वरदान है कि इसमें कौन सा वाला रहता है, 70S। यूकैरियोटिक सेल में 80S होना चाहिए, लेकिन अपवाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता कितना है, 70S होता है। कितना रहेगा, 70S, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के वरदान की बात करें या फिर इसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन, तो खुद का डीएनए होता है और 70S होता है, ये सबके पास नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग दर्जा प्राप्त है, इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, तो वो आधे रूप से फ्री रहती है, ठीक है। और आधे रूप से फ्री क्यों रहेगी, क्योंकि स्वयं का उसका डीएनए है, वरदान है उसके पास में। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको, मीट डीएनए बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये जो सारा डिटेल लिखा हुआ है, अगर आपको रिवीजन करना है तो इसको नोट्स बना सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, तो मैं आपको पीडीएफ पर्टिकुलर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दिलवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें डीएनए पॉलीमरेज एवं आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण यह अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ निर्मित करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा डीएनए खुद का होता है, और कारण क्या है, कारण ये है डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिससे क्या होता है, स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए निर्मित कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक पतली झिल्ली से चारों ओर से घिरा होता है तथा आंतरिक झिल्ली विभिन्न प्रकार के वलय, वलन मतलब वलय का निर्माण करती है। इन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे, बताया मैंने आपको। क्रिस्टी के अंदर कौन से कण होंगे, F1 कण होंगे, नाम क्या रहेगा, फर्नांडेस मोरल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल नहीं, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको उस टाइम पे, क्या रहेगा, फर्नांडेस मोरल पार्टिकल, फर्नांडेस मोरल पार्टिकल, ठीक है। इन कणों में एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम हो जाएगा, ऑक्सीसोम एंजाइम होगा, ठीक है। तो ये आपको वलय दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वलय है, इसे बोलेंगे क्रिस्टी। क्रिस्टी में कौन से कण होंगे, F1 कण। F1 कण का पूरा नाम जो रहेगा फर्नांडेस मोरल पार्टिकल, और इसमें जो एंजाइम रहेगा वो जो रहेगा ऑक्सीसोम एंजाइम, ठीक है। क्रिस्टी नाम लिखा है, इसमें एटीपी ऊर्जा निकलेगी, इनर मेम्ब्रेन रहेगा, ये अलग अलग चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकरण करेगा, ऊर्जा बनाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य में पहला है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट बोले या ग्लूकोज बोले, उसका क्या रहेगा, ऑक्सीकरण करेगा। अगला जो प्रोसेस रहेगा वो क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ बनेगा पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीबुलेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल एसिडिक कोएंजाइम के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रिया कर एसिडिल एंजाइम के 2 अणु बनाता है, जिसमें CO का निर्माण करता है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल वाला था, ठीक है। क्रेब्स चक्र क्या रहेगा, ये क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है, इसको अभी नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है।
एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि डाटा बहुत सारा है किताबों में, ठीक है, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना आप एग्जाम बिहाफ पे कर सके। मतलब हमको क्वेश्चन वही पढ़ना है कि हमारे एग्जाम निकल जाए, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। हमको क्वेश्चन वही करना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपको जरूरी रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। जो काम का रहेगा वो बता दो देता हूं आपको। व्यास की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में आकार कितना होता है, तो इसका जो व्यास रहेगा 0.2 से लेके 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी रहेगी, इसकी रहेगी 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर। ये पॉइंट याद करने वाला, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी, F1 कण, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए पहले भी। इसके बाद में आपको ये पॉइंट ये पढ़ना है जो काम का है आपके लिए। अगली बार से मैं डाटा पूरा क्लियर कर लूंगा जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। चलो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। इसमें मैं आपको अगले जो वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पर जो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो अपवाद है, आपका डीएनए वाला पोर्शन और एक आपका 70S वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो हम एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने रचना पढ़ी, तो रचना में देखा इस तरीके से रचना रहेगी। थोड़ा ज़्यादा ही अजीब हो गया, ठीक है। रचना रहेगी, आंतरिक झिल्ली जो रहेगी, 2 झिल्लियाँ, आंतरिक झिल्ली क्या करेगी, वलय का निर्माण करेगी। वलय को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी के अंदर क्या हो जाएगा, F1 कण रहेगा। F1 कण का पूरा नाम क्या रहेगा, फर्नांडिस मोरल पार्टिकल रहेगा। इसमें एंजाइम कौन सा रहेगा, इसमें एंजाइम रहेगा ऑक्सीसोम एंजाइम रहेगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो रहेगा श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, पानी पसीने मूत्र के माध्यम से बाहर निकालेंगे और 673 किलो कैलोरी एनर्जी वो हमारी निकलेगी। या फिर निकलेगी 38 एटीपी। 38 एटीपी में से 36 एटीपी क्रेब्स चक्र के माध्यम से और 2 एटीपी जो रहेगा वो रहेगा आपका क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से। इसके बाद में यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, कोशिका का ऊर्जागृह नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने 3 वैज्ञानिकों के नाम पढ़े। पहला वाला आपका काली भैया, काली भैया ने खोज करी, ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया और बेटा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट वही रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मात्र 1 मिनट निकालिए और कमेंट कीजिए कि किस तरीके से आपको और डाटा मिल सकेगा, और आपको टेलीग्राम पे अगर इसका PDF चाहिए तो वो भी कमेंट करिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।